अब आप देख रहे हैं पहाड़ की खबरें अपना उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत की जुबान क्या फिसली। अब चारों तरफ से वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल हुआ यूं है कि शुक्रवार को देहरादून बार एसोसिएशन की जो हड़ताल चल रही थी उसको समर्थन देने के लिए वो पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने वकील वीरेंद्र खुराना के लिए ऐसे आपत्तिजनक अपमानित शब्द कह दिए जिस पर खुराना ने वहीं पर उन पर कड़ी आपत्ति जताई और हंगामा कर दिया। मामला बढ़ता देख हरक सिंह रावत तुरंत बैकफुट पर आ गए और मौके पर उन्होंने माफी भी मांग ली, लेकिन पानी सिर से ऊपर बढ़ चुका है। अब देखिए इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। उत्तराखंड से लेकर पंजाब तक सिख समुदाय में भारी आक्रोश है, नाराजगी है। उनका कहना है कि कांग्रेस की ये वही पुरानी मानसिकता है जिसके चलते सिख समुदाय को बार बार अपमान झेलना पड़ता है। भारत सृजन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथ खड़े करके सरदार जी, हाथ खड़े करके 12 बजे मजाक करो भाई। सॉरी, अरे यार आपसे इतना प्रेम है हमारा। अच्छा चलो सॉरी, मैं माफी मांग रहा हूँ, मेरे मुंह से निकल गया। वो कई बार क्या होता है जब ज्यादा लगा होता है निकल जाता है। नारे सब दोहराएंगे। भारत सृजन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथ खड़े करके सरदार जी, हाथ खड़े करके 12 बजे मजाक करो भाई। अच्छा सॉरी, अरे यार आपसे इतना प्रेम है हमारा। अच्छा चलो सॉरी, मैं माफी मांग रहा हूँ, मेरे मुंह से निकल गया। वो कई बार क्या होता है जब ज्यादा लगा होता है निकल जाता है। वो मैं इस बात का भी उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं, इस प्रकार की बयानबाजी से कांग्रेस के नेता अपनी बंद करें और गुरुद्वारों में जाकर के कार्यक्रमों को करने के ढोंग को बंद करें। मैं उत्तराखंड के गुरुद्वारों के सभी अध्यक्षों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, अगर वो सिखों की भावनाओं को आहत करने का कार्य करता है तो उनको गुरुद्वारों में बुलाकर के स्मृति चिन्ह देना, सिरोपा देने का कार्य ना करें। तो वहीं आपको बताएंगे कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के सिख समुदाय पर आपत्तिजनक बयान पर सिख समुदाय ने कड़ी आपत्ति जताई है। हरक के खिलाफ सिख वॉलंटियर्स 11:30 बजे घंटा घर पर प्रदर्शन करेंगे। सिख समुदाय हरक सिंह का पुतला दहन करेगा। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज से 2 दिवसीय बागेश्वर के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां मुख्यमंत्री कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम धामी सुबह 11:40 पर बागेश्वर पहुंचेंगे। बैजनाथ में वरिष्ठ नागरिकों और प्रबुद्ध जनों से संवाद करने के साथ ही मंडल सेरा में बीजेपी कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में प्रतिनिधियों के साथ बैठक करनी जानी है उन्हें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कलेक्ट्रेट में विकास योजनाओं की भी समीक्षा लेंगे। रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। टनकपुर से महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब तक नई ट्रेन सेवा को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिससे उत्तराखंड के सिख समुदाय और श्रद्धालुओं की सालों पुरानी मांग को पूरा कर लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे लेकर पीएम मोदी का और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया और कहा है कि ये यात्रियों की यात्रा सुगम बनाएगी। खबर देहरादून से अगली, जहां पर संविदा और तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 10 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारी नियमित होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह फैसला लिया है। कार्मिक विभाग ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है। 4 दिसंबर 2018 तक 10 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों पर यह फैसला लागू होगा। और देखिए, अब राज्य में सरकार की नियमित कर्मचारी ये बन जाएंगे। बड़ी खबर देहरादून से है ये। बीजेपी नेता कर्नल अजय कोटियाल के बयान और उनके रोल बैक के बाद धराली आपदा फिर से राजनीति के केंद्र में है।
कांग्रेस ने सरकार पर पीड़ितों से पीठ फेरने का आरोप लगाया और मलबे में दबे हुए शवों की खोज, ध्वस्त मकानों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा और हर्षिल झील को जल्द से जल्द चैनलाइज करने की मांग की। धराली का दौरा करने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि सरकार आपदा पीड़ितों की अनदेखी कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता विनोद चमोली ने कहा है कि कांग्रेस चुनावी मोड में है और हर मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से देख रही है। उन सबको 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। नंबर 2 बात, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को ये कह के कि ये व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, हम इनकी मदद नहीं कर सकते, सरकार अपना पल्ला न झाड़े, सरकार उनकी पुरजोर मदद करे। बात, हर्षिल को हुए आसन्न जो अभी तक खतरा मंडरा रहा है हर्षिल पर, तत्काल सरकार उस लेक को उस लेक को खाली करने का काम करे, पानी को चैनलाइज करने का काम करे, नदी को चैनलाइज करने का काम करे। ये है कि पूरे उत्तराखंड में आपदा के तहत इसी प्रकार के क्षतियों का सरकार स्पष्ट आकलन करे और जो 5700 करोड़ उत्तराखंड की सरकार ने भारत सरकार से मांग की थी, उसमें से प्रधानमंत्री जी ने कहा 1200 करोड़ मिलेगा और वो 1200 करोड़ भी नहीं आया। कि अभी ये सरकार के आंकड़े आने वाले हैं कि सरकार ने कितना कंपनसेशन दिया है और सरकार ने अभी तक अवस्थापना सुविधाओं के लिए क्या क्या कुछ वहाँ पर किया है, ये सरकार की तरफ से आंकड़े सामने आने वाले हैं। तो समय आएगा, इसको सब जनता के सामने रखा जाएगा। आपको लगता है कि कांग्रेस पॉलिटिक्स से? हाँ, निश्चित तौर पर कांग्रेस तो इलेक्शन मोड में है और हर चीज़ को राजनीतिक चश्मे से देख रही है। मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक महिला मैजिक ने सत्ता की जो तस्वीर बदली है, उस पर आपको बता देते हैं कि 2027 से ठीक पहले उत्तराखंड में भी बीजेपी इसी मास्टर स्ट्रोक को दोहरा सकती है। इसे कांग्रेस भी अनजान नहीं है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना ने महिलाओं को सीधे सेंटर में लाकर पूरी पॉलिटिक्स का नैरेटिव बदल दिया था। माना जाता है कि इसी योजना की बदौलत एमपी में लगातार चौथी बार बीजेपी सरकार रिपीट हुई। इसके बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली और महाराष्ट्र में भी इस मॉडल को अपनाया गया, जिसने बीजेपी को नया राजनीतिक ऑक्सीजन दिया। बिहार चुनाव में भी महिला सशक्तिकरण के इस फॉर्मूले ने बीजेपी की रणनीति को धार दी। अब एक बार फिर उत्तराखंड की बारी है। चैलेंज है 2027 में सत्ता में वापसी का हैट्रिक। सूत्रों की माने तो बीजेपी के रणनीतिकार इन दिनों ऐसे ही गेम चेंजर स्कीम की रूपरेखा बना रहे हैं। भविष्य में भी निश्चित रूप से भविष्य में सरकार इसमें गंभीरता से विचार कर रही है कि महिलाओं के लिए, हम मातृशक्ति के लिए और बेहतर क्या कर सकते हैं, कैसे उनको सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। इस दिशा में सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। कांग्रेस को भी इस बात की भनक है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि कांग्रेस हमेशा से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का पक्षधर रही है, लेकिन सिर्फ चुनाव को देखते हुए कोई योजना चलाई जाए, ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं मानता हूँ कि अगर यही देना है तो पूरे 5 साल दीजिए, अच्छी बात है, हम उसके समर्थक हैं। अगर सरकार के पास संसाधन है तो 5 साल देना चाहिए। महिलाओं का, बहनों का पूरे 5 साल ध्यान रखा जाना चाहिए। मैंने ये कहा कि सरकार हर साल का फिक्स कर दे कि 21,000 हर साल देना है, और अब तक जो 4 साल हो गए, पहले वो बकाया दे, चुनाव के समय का। उत्तराखंड में महिला वोटर्स की संख्या पुरुष वोटर्स के मुकाबले लगभग बराबर है, लेकिन मतदान प्रतिशत महिला वोटर्स का हमेशा ज्यादा रहा है। आधी आबादी का यही मत प्रतिशत सियासी पार्टियों को महिला केंद्रित नीतियों की ओर आकर्षित करता रहा है। एमपी से बिहार तक चला महिला मैजिक अब बीजेपी की सत्ता में वापसी का फॉर्मूला बन चुका है, जिसे उत्तराखंड में भी दोहराने की बीजेपी की पूरी तैयारी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। और आइए सीधे लिए चलते हैं आपको राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनते हैं। मैं यहाँ पर उपस्थित अम्बेडकर महासभा और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव रखने वाले सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की स्मृति को नमन करते हुए उनके इस पावन पुण्यतिथि के अवसर पर
विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज का दिन हम सबके लिए एक प्रेरणा दिवस है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने फर्श से अर्श तक की दूरी, यानी जमीन से और आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए जो परिश्रम किया, जिन चुनौतियों से वो जूझे, जिन कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ा, जिस सामाजिक भेदभाव कि उन रूढ़िगत विषमताओं से जकड़े हुए समाज से उभर करके उन्होंने कोटि कोटि वंचितों, दलितों और अति पिछड़ों को सम्मानजनक जीवन देने के लिए एक नया अवसर उपलब्ध कराया है, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिवस है आज का महापरिनिर्वाण दिवस का ये समारोह। और ये हमारा सौभाग्य है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की उन्हीं शिक्षाओं से प्रेरित होकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर आज उस प्रकार के एक अभियान चल रहे हैं। आपने देखा होगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब भारत का संविधान बनाया था, भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया था। 3 महत्वपूर्ण शब्द उसकी प्रस्तावना में रखे थे, वह था न्याय, स्वाधीनता यानी समता और बंधुता। न्याय, समता और बंधुता, ये 3 शब्द अगर आप देखेंगे, मोदी जी ने सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर वंचित को, हर दलित को, हर पिछड़े को, हर महिला को, हर युवा को प्राप्त हो सके, इसके लिए देश के अंदर जो कार्यक्रम अभियान प्रारंभ किए वो आज आप सबके सामने है। गरीब को राशन की सुविधा का लाभ हो, वंचित को मकान की सुविधा का लाभ हो, हर गरीब के घर में शौचालय के निर्माण का कार्य हो, समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके जिस अभियान को आगे बढ़ाने का स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा हर गरीब को प्राप्त हो सके, इसके लिए चलाए जाने वाले अभियान का हिस्सा हो। घरौनी के माध्यम से जहां पर आपका घर है वहां का मालिकाना अधिकार उपलब्ध करवाने का कार्य हो, ये उसी समता, न्याय और बंधुता का हिस्सा है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की प्रस्तावना में भारतवासियों के सामने प्रस्तुत किया था। हमें अपने संविधान पर गौरव की अनुभूति होती है, हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर गौरव की अनुभूति होती है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस समय भी हम सबको उन सभी खतरों के प्रति जागरूक किया था। याद करिए, उन्होंने उस समय एक बात कही थी, जो बात यहां पे पहले अभी असीम अरुण जी ने कहा, मैं उसमें आने के पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा। जब उस समय कांग्रेस के एक बड़े नेता ने, जिन्होंने 1923 में वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया था, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में रहते हुए, और जब वह अंतिम समय उनका आया तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि मेरी इच्छा है कि मैं यरूशलेम में मरूं। बाबा साहब ने तब एक टिप्पणी की थी कि जो व्यक्ति भारत की धरती पर पैदा होकर के भारत की सुविधा का उपभोग करके भारत की धरती को पवित्र न मानता हो, उस व्यक्ति के द्वारा दिए जाने वाले वक्तव्य कभी भारतवासियों के हित में नहीं हो सकते। दुर्भाग्य से उस तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाले दल न केवल भारत का अहित कर रहे हैं,
बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान कर रहे हैं और इस देशवासियों को उनकी सुविधाओं से वंचित करने की कुत्सित चेष्टा का हिस्सा भी उनका है। हमें याद करना होगा इस बात को कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आज जो भी सुविधाएं और जो भी संपन्नता आपको प्राप्त हो रही है, ये सभी कुछ उनकी प्रेरणा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत अपने महापुरुषों पर गौरव की अनुभूति करता है, उन्हें सम्मान देता है। पंचतीर्थ के निर्माण का कार्यक्रम हो या अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप और अन्य सुविधाएं, ये उसी क्रम का हिस्सा है। अभी यहां पे कार्यक्रम के संयोजक श्री डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी कुछ बातें कह रहे थे। उनके द्वारा कहा जा रहा था कि जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं या संविदा के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनको उचित मानदेय मिले। हमारी सरकार ने तय कर लिया है, हमारी सरकार ने तय कर लिया। उसके लिए हमने एक कारपोरेशन का गठन भी कर लिया है और मुझे लगता है कि अगले 1-2 महीनों के अंदर ही यह सुनिश्चित हो जाएगा कि हर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को, हर सफाई कर्मचारी को, हर संविदा के कर्मचारी को न्यूनतम मानदेय देने की गारंटी सरकार उसको उपलब्ध करवा देगी। जीरो पॉवर्टी का हमारा अभियान भी उसी का हिस्सा है। अभी भी जो वंचित है, जो सुविधा का लाभ नहीं प्राप्त कर पाया है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ी जाति के गरीबों की, उन सभी तबकों को चिन्हित करने का कार्य हमारा लगभग फाइनल हो चुका है। इस समय उनके किसी के राशन कार्ड बन रहे हैं, किसी के लिए पेंशन के कार्ड बन रहे हैं, किसी को अन्य सुविधाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। और जिसके पास आवास नहीं होगा उसको आवास की सुविधा देंगे, जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं होगा उसको 5 लाख रुपए की आयुष्मान की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन कोई भी गरीब, कोई भी वंचित, अभावग्रसित नहीं रहेगा। उसको सभी प्रकार की सुविधाओं से संपन्न बनाने का काम ये डबल इंजन की सरकार आज कर रही है और उस अभियान को आगे लेकर के कार्य करेगी। आज हमारी सरकार एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रही है और वह निर्णय है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जहां भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां लगी हैं, उन मूर्तियों में अक्सर होता है कुछ शरारती तत्व आकर के मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, क्षतिग्रस्त करने का कुत्सित प्रयास करते हैं। अब हमारी सरकार एक व्यवस्था बनाएगी, उन मूर्तियों की एक बाउंड्री वाल बना करके उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगी। मूर्ति को जहां पर ऊपर से छत नहीं है तो उसके ऊपर एक छत्र लगाने का काम करेगी, जिससे सुरक्षित और सम्मानजनक ढंग से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। हर मलिन बस्ती को, हर दलित बस्ती को, अनुसूचित जाति बस्ती को, जनजातीय बस्तियों को हम कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को, जो अगर बच गया है, यद्यपि ग्राम्य विकास विभाग ने, नगर विकास विभाग ने इन कार्यक्रमों को पूरा करने का काम किया, लेकिन फिर भी अगर कोई बचा होगा उसको हम पूरी तरह कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज एक बार फिर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनकी स्मृति को नमन करता हूं। प्रदेश सरकार और प्रदेश के 25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सभी अंबेडकर महासभा और प्रदेश के हर उस गरीब, दलित, वंचित नागरिक से इस बारे में मैं अपील और उनसे इस बारे में उन्हें आश्वस्त करता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का यह जीवन दर्शन हमें एक नई प्रेरणा देता है और ये डबल इंजन की सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की उन प्रेरणाओं से प्रेरित होकर के समाज और राष्ट्र को सशक्त बनाने में
भारत के संविधान के गौरव को पुनर्स्थापित करने की दिशा में निरंतर प्रयत्नशील होकर के कार्य करेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। और ये बढ़ते हैं आगे, उत्तराखंड की खबरें आप तक पहुंचाते हैं, जिसमें देहरादून की खबर जान लीजिए, जहां मौसम विज्ञान केंद्र ने 2 दिन में सर्दी बढ़ने का पूर्वानुमान जता दिया है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते 7 और 8 नवंबर को बारिश और ओलावृष्टि वाली बारिश की चेतावनी दी गई है। ओलावृष्टि बारिश के साथ साथ ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का भी अलर्ट है। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश पूर्वानुमान इसके लिए जताया गया है। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। उधर उत्तरकाशी में मौरी के डामटी थुनारा इलाके में सुबह 3 बजे एक घर में भीषण आग लग गई और देखिए, इस आग की चपेट में आने से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। साथ ही 4 बकरियों की भी जलकर मौत हो गई है। ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। राजस्व की टीम नुकसान का जायजा लेने के लिए रवाना हो गई है। उधर कोटद्वार के लैंसडाउन में जहरीखाल ब्लॉक के अमलेशा गांव में बाघ के हमले में एक बुजुर्ग वरिष्ठ महिला की मौत हो गई है। इस पर आपको बता देते हैं कि बुजुर्ग महिला अपने घर के पास चारा पत्ती लेने गई थी और तभी बाघ ने अटैक कर दिया। महिला का शव खेत में मिला है। पूरे इलाके में दहशत है और आक्रोश है। बाघ को आदमखोर घोषित करने की मांग की जा रही है और देखते ही गोली मारने की मांग की जा रही है। हमारे लिए ये बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है और मैं समझता हूं कि मेरा क्षेत्र तो पूरा कार्बन नेशनल पार्क से लगा हुआ है। मैं कई बार कह चुका हूं, सरकार से भी कहा हूं कि इस तरह से हम लोगों का अगर जीवन कैसे जी पाएंगे हम लोग। तो मेरा सबसे निवेदन है कि सरकार से निवेदन है कि वो तो सबसे पहले बाघ को मारने का आदेश दिया जाए और यहाँ पर ऐसी सुरक्षा की जाए कि जो लोगों को दूसरे के जान माल की कोई हानि ना होने पाए। और दूसरा जो वन अधिनियम में मैं बार बार उठाते आया हूँ और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कोई भी सरकार ने आज तक उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो है यहाँ नियम बनाने के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई। तो मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि अगर इसी तरह से रहा तो मुझे वास्तव में मजबूर होकर जो है इस्तीफा देना पड़ेगा। उत्तरकाशी में कई इलाकों में भालू का आतंक है, जिस पर आपको जानकारी दे देते हैं कि तस्वीरें काफी हैरान करने वाली आपको दिखाएंगे। जो ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं नटीन गांव की देखेंगे, जहां पर सीसीटीवी कैमरे में एक भालू की तस्वीर कैद हुई है। लेकिन जैसे जैसे आप इन तस्वीरों को आगे देखते हैं, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा भी आपको चहलकदमी करते हुए नजर आता है। तो एक साथ 3 भालू देखकर लोग इलाके में दहशत में हैं। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इन भालुओं को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। वन्य जीवों में सिर्फ गुलदार का ही नहीं बल्कि भालू के हमले का भी खतरा बढ़ रहा है। लिहाजा अब शिक्षा विभाग की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। शिक्षा विभाग वन्य जीव हमले से प्रभावित स्कूलों में स्कॉच की व्यवस्था करेगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए वन विभाग से कहा है कि इसके दूरस्थ इलाकों में जो बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों को ये सुविधा मिलनी चाहिए। खर्च खुद इसका शिक्षा विभाग उठाएगा। हेतु जो है, एक तो वन विभाग से भी रिक्वेस्ट की गई है कि जानवरों के लिए जो उनके सिस्टम है उसको अडॉप्ट करें। और हमने किया हुआ कि स्कूल में बच्चों का थोड़ा टाइमिंग चेंज किया हुआ है और रिक्वेस्ट कर रखी है, उनके गार्जियन से रिक्वेस्ट की हुई है कि आप बच्चों जिस समय बच्चों की छुट्टी होती है या बच्चे जिस समय स्कूल को आते हैं उस समय एज ए एस्कॉर्ट उनके साथ आप लोग जो आएँ। और सरकार यही प्रयास सरकार ने किया है बीच में कि जो बच्चे दूर दराज से आते हैं उनके लिए भी एस्कॉर्ट की व्यवस्था हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी की हुई है और भारत सरकार से जो फंड आता है उसमें भी इसकी व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड में वन्य जीवों के हमलों से लोग परेशान हैं। पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली जैसे जिलों में हालात इतने गंभीर हैं कि स्कूलों का समय बढ़ाना पड़ गया है। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में शिक्षा विभाग ने दावा किया है कि देहरादून में हाईटेक स्टूडियो बनाया गया है, जहां से वर्चुअल क्लासरूम के जरिए बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। 840 स्कूलों के इस सिस्टम से जुड़े होने का दावा है। यहां टीचर्स और टेक्निकल स्टाफ भी तैनात हैं, लेकिन हकीकत क्या है, न्यूज़ 18 ने इसकी पड़ताल की। कैमरा पहुंचते ही सिस्टम को ठीक ठाक करने की कोशिश शुरू हो गई। ज्यादातर जगह क्लास कनेक्ट ही नहीं थी।
एक जगह क्लास चल रही थी, लेकिन बच्चों को कैसे पढ़ाया जा रहा है इसकी मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम नहीं था। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि सब ठीक है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। हमारे टोटल 840 स्कूल्स हैं और इसमें जो जैसे स्कूल का टाइमिंग होता है उसी टाइप से हमारा जो टाइमिंग है वो भी फिक्स है। तो इसमें जो हमारी क्लासेस हैं वो अभी 35 मिनट्स की पर क्लास चलती हैं और इस प्रकार से हम सभी क्लास जैसे 6 to 12 के लिए हम यहाँ से क्लास देते हैं। पहाड़ों में बच्चों की परेशानी अलग है। वन्य जीवों के हमलों के बीच उन्हें 3 किलोमीटर तक पैदल सफर करके स्कूल जाना पड़ता है, जबकि ऑनलाइन क्लास का कोई विकल्प नहीं। अधिकारी कह रहे हैं कि एस्कॉर्ट की व्यवस्था की गई है और बच्चों को वन्य जीवों से बचने के तरीके भी पढ़ाए जा रहे हैं।